आज सिर्फ बेसिक पाइथन हम सीखेंगे। कल लूप्स, फंक्शंस, लूप्स होते हैं चीजें रिपीट करने के लिए, फंक्शंस होते हैं अपने कोड को स्ट्रक्चर्ड करने के लिए। फिर 2 दिन हम डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर लगाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स में जो कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे एक्चुअली अगले वीकेंड पे जो है ना, वो ये जो 2 लेक्चर्स 3 और 4 हैं, वहां पे पाइथन की बहुत सारी प्रैक्टिस हो रही होगी हमारी। इन को हम यूज कर रहेंगे विद जो एग्जिस्टिंग हमने चीजें पढ़ी होंगी। और फिर डे 5 एंड 6 पे नमपाई एंड pandas है। नमपाई नंबर्स के साथ करने के लिए एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत डेटा साइंस में कॉमनली यूज्ड है। और pandas है, डेटा को एक्सप्लोर करना, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। जैसे एक्सेल में आपके पास शीट होती है, इस तरह पेंडास में टेबल बन जाता है डेटा का। तो आप उस टेबल के ऊपर जो ना बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, अल्टीमेटली विजुअलाइज कर लेते हैं। पिछले बैच में ये 4 लेक्चर्स में ये सारी चीजें कवर कर रहे थे, इस दफा 6 लेक्चर्स में हम कवर कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा और स्लो जाएं और पाइथन के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो इन दी एंड जो है ना वो उसका फायदा हमें ये मिलता है कि स्टूडेंट्स बाकी मॉड्यूल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक और चीज जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये थी कि छुट्टी करने की वजह से या साथ साथ प्रैक्टिस ना करने की वजह से चीजें फिर बाद में मुश्किल हो जाती हैं। उसकी मिसाल ये है कि जैसे अभी हमने पाइथन इन 5-6 लेक्चर्स में करना है, ये अगले 2-3 वीकेंड्स होने हैं। इसमें अगर आपको पाइथन नहीं आती और उसके बाद हम एक्चुअल मशीन लर्निंग पे या दूसरे मॉड्यूल्स पे जाएंगे, तो उसमें तो पाइथन जो है ना वो कर रहा हूँ आती है। तब जब हम मैं क्विकली कोड कर रहा हूँ तो मैं पाइथन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं वो वाला कंटेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और तब आपको पाइथन नहीं आती होगी तो आप फिर उस मॉड्यूल में। और अगर आप वहाँ पे बोलेंगे कि अभी समझ नहीं आई, समझा दे, तो मैं डेफिनेटली समझा तो वहाँ पे भी दूंगा। लेकिन ये तो बहुत सारी क्लास जिन्होंने पहले एफर्ट पुट कर ली थी, वो भी फिर पीछे रह जाएंगे। उनको भी जो कंटेंट कवर करवाने के लिए हम आए होंगे वो भी नहीं हो सकेगा। तो आपने प्लीज ट्राई करनी है कि डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। बहुत आसान है। इनके साथ साथ प्रैक्टिस मटेरियल भी ज्यादा से ज्यादा शेयर मैं कर रहा हूँ, ताकि आप पाइथन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी करें। अब इंस्टॉलेशन पे आ जाते हैं। कल एक पाइथन का इंस्टॉलर आप सबसे इंस्टॉल डाउनलोड करने के लिए सिर्फ बोला था, आपने इंस्टॉल नहीं किया, दैट्स फाइन, क्योंकि हम यहाँ पे क्लास के सामने भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं सिर्फ पाइथन डाउनलोड यहाँ पे गूगल करता हूँ तो मेरे पास ये एक वेबसाइट आ जाती है, डाउनलोड पाइथन। एक और भी चीज कि स्टिल मैंने देखा कुछ लोग ना सवाल करने में शाये हैं, उनको समझ नहीं आ रही, वो कंफ्यूज है, वो सवाल भी नहीं कर रहे। ये प्लीज यहाँ पे ना अंडरग्रेड में मैं एक कोर्स ले रहा था और पहले ही दिन इंस्ट्रक्टर में स्लाइड्स पे लिखा हुआ था, नो क्वेश्चन इज स्टूपिड क्वेश्चन। और मैं पूरा सेमेस्टर समझता रहा कि सर ने कहा कि स्टूपिड क्वेश्चंस नहीं पूछने। वो तो सेमेस्टर की एंडिंग डेज में मुझे पता चला कि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सवाल स्टूपिड नहीं होता। आपके माइंड में जो भी आता है, मैंने पहले दिन भी कहा था, मैं 3-4 बार भी एक चीज एक्सप्लेन करूं आपको नहीं समझ आती, आपने फिर मुझसे पूछना है, तो वो चीज दोबारा एक्सप्लेन कर दी जाएगी। इन लेक्चर्स में, पाइथन के जो प्रैक्टिस लेक्चर हैं, इनमें हर एक चीज साथ साथ समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, वापस आता हूँ मैं। डाउनलोड पाइथन, ये मेरे पास एक वेबसाइट है, मैंने ओपन कर ली और यहाँ पे पाइथन के बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं। मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ 3.10 पॉइंट समथिंग वर्जन डाउनलोड किया जाए, क्योंकि अभी तक वो काफी स्टेबल है। बाकी जो लेटेस्ट यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं, आप इनमें से भी कोई आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ पे 3.10.12, आई थिंक इसका इंस्टॉलर भी मौजूद है। और नॉट 3.10.13, 10.10 इसका इंस्टॉलर मौजूद था। तो मैं 3.10.10 पे गया एंड विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट, एंड यहाँ से मैंने इसकी ये वाली फाइल जो है ना वो डाउनलोड कर ली। ये फाइल है 27 MB की। तो ये 27 MB की आपने फाइल डाउनलोड कर ली, .exe फाइल है। और जब मैं इसको रन करने जाऊंगा इस फाइल को, तो सिर्फ बाकी सब आपने यस करना है, सिर्फ एक पॉइंट का ख्याल रखना है। अच्छा, मेरे पास पहले ही इंस्टॉल है, आपके पास इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन होगा और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन का ऑप्शन होगा। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और नेक्स्ट एक ऑप्शन जहाँ पे एक चेक बॉक्स है ना, ऐड पाथ टू एक्जी,
वो वाला चेक बस आपने कर लेना, ऐड पाथ, बस ये ऐड पाथ आई थिंक बाय डिफॉल्ट हो गया होगा, अगर नहीं भी हुआ तो उसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। और इस तरह फिर आपने नेक्स्ट करना है, 1 मिनट में पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी। ऐड पाथ टू एक्जी अगर हमने किया होता है तो आपके पूरे सिस्टम में सारे प्रोग्राम एक्सेस करना चाह रहे होते हैं, उनको वो पाथ ऑटोमेटिकली मिल जाता है, क्योंकि वो सिस्टम का जो डिफॉल्ट पाथ होते हैं वहां पे हमने वो ऐड कर दिया। अगर वो वाला पॉइंट मिस, फाइन, हम कंफर्म करते हैं हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं। कमांड प्रॉम्प्ट को कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हम सब भी इंस्टॉल करनी भी शुरू पॉइंट कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, करता हूँ cmd और कमांड प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, तो ये मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगी इस स्क्रीन पे। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे ना सिर्फ आपने एक कमांड लिखनी है, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है। आपके सिस्टम में जो भी पाइथन का वर्जन इंस्टॉल है वो यहाँ पे दे देगा, और अगर पाइथन का वर्जन पाइथन इंस्टॉल नहीं है या पाइथन का पाथ नहीं मिला तो वो एक एरर आपको रेड कलर में डिस्प्ले कर देगा। मैं पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन कहता हूँ, तो ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट पाइथन 3.9.13 इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इंस्टॉल्ड है लेकिन यहाँ पे नहीं आया, दैट्स फाइन। पाइथन वाज नॉट फाउंड, वो पाथ आपने इंस्टॉल नहीं किया। क्विक फिक्स क्या है, पाइथन को इमीडिएटली 1 मिनट में आप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम अनइंस्टॉल करने के लिए मैं सिंपली कंट्रोल पैनल में जाता हूँ, और कंट्रोल पैनल में मेरे पास एक स्क्रीन पे ले आता हूँ, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, और यहाँ पे पाइथन आपको इंस्टॉल्ड मिलेगा, पी से मैं जाता हूँ ये देखिए मेरे पास पाइथन 3.9 पॉइंट, अगर मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई करता हूँ, ठीक है, 3.9.30 मैं 3.10.4 अनइंस्टॉल करता हूँ, आई डोंट वांट दिस अभी मैं, और आपके सामने जो ना वो इसको दोबारा मैं 3.10 पॉइंट उसको अनइंस्टॉल कर दिया। कंट्रोल पैनल में अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, और वहां पे 3.10.4, हाँ इस पे राइट क्लिक करेंगे एंड अनइंस्टॉल। 1 मिनट में जब दोबारा इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करते हुए हमने सिर्फ ऐड पाथ एग्जी, बहुत आसान तरीका है, वो हमने पाथ ऐड कर देना। अनइंस्टॉल किए बगैर भी वो हो सकता है, लेकिन उसमें समटाइम्स अगेन सिस्टम में कुछ स्टूडेंट्स 2 या 3 बार पाइथन इंस्टॉल किया होता है तो वो फिर भी पाथ पिक नहीं कर रहा, तो मैं वो भी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ वो क्या कैसे हम पाथ ऐड करते हैं, ठीक है। इस तरह से अनइंस्टॉल हो गया। अनइंस्टॉल होने के बाद आपने दोबारा इंस्टॉल करना है और ऐड पाथ टू एक्जी करना है। पाइथन जब हो जाए उसके बाद दूसरा जो हमने सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, एनाकोंडा, ठीक है। एनाकोंडा, मैं वापस ब्राउजर पे जाता हूँ एंड एनाकोंडा जो ना वो गूगल पे सर्च करता हूँ, ठीक है। एनाकोंडा आईवी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जब भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम यूज करते हैं जिसमें हमारी प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाती है। प्रोग्राम को चलाना, मॉडिफाई करना, उसको रन करना, डीबग करना। डीबग भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक एक लाइन चला के देखना कि प्रोग्राम चल कैसे रहा है। ऐसा कोई भी प्रोग्रामिंग करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, उसको आईडीई कहते हैं। और अभी एक आईडीई एनाकोंडा हम यूज करेंगे। एनाकोंडा कॉमनली यूज्ड है। इस एनाकोंडा में आगे मुझे जुपिटर नोटबुक और वो 2-3 हमारे पास जो ना आईडीईज होंगी। बिल्कुल, अगर अभी एनाकोंडा पे टाइम लगेगा डाउनलोड होने में और इंस्टॉल होने में, ये इंस्टॉल नहीं भी है तो आज का लेक्चर हम कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। हम गूगल को लैब पे जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
बहुत सारे लोग सारी उम्र पाइथन गूगल को लैब पे करते रहते हैं, वो अपने कंप्यूटर पे करते ही नहीं। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। गूगल को लैब भी है, हमने एक्सप्लोर करनी है आज। मैं एनाकोंडा डाउनलोड पे जाता हूँ एंड एनाकोंडा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है ना वो डाउनलोड, ये मेरे पास, अगर आपके पास मैकबुक है तो आप मैकबुक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी आप जो है ना वो विंडोज के लिए ये डाउनलोड कर सकते हैं एंड इट विल गेट इंस्टॉल्ड। ये कंपलसरी नहीं है, इसके बगैर भी हमारा जो है ना वो लेक्चर कवर हो रहा होगा एनाकोंडा, लेकिन लेक्चर के एंड तक या कल के लेक्चर तक, नेक्स्ट जो लेक्चर है उस तक जो है ना वो एनाकोंडा हम इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम पे। ठीक है, एनाकोंडा जरूरी नहीं है, जरूरी है अभी सिर्फ जुपिटर नोटबुक। थर्ड थिंग है हमारे पास जुपिटर, अगर आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लें तो फिर आपने जुपिटर नोटबुक खुद से एक्सप्लिसिटली डाउनलोड नहीं करनी। एनाकोंडा में जुपिटर नोटबुक मौजूद होती है। एनाकोंडा में जुपिटर के अलावा भी 4-5 और टूल्स हैं, तो मैं इसलिए कहा कि वो पूरा हम स्वीट ऑफ टूल्स जो है ना वो डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, ताकि एक एक अलग-अलग नहीं करना पड़े। लेकिन अगर आप क्विकली सिर्फ जुपिटर नोटबुक भी करना चाहें तो सिर्फ जुपिटर नोटबुक भी आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकती हैं। मेरे पास सिर्फ ये जुपिटर नोटबुक पे मैं जाता हूँ एंड आई थिंक इनके पास भी इंस्टॉलर मौजूद है। इफ आई नॉट जुपिटर लैब इंस्टॉल द नोटबुक, नो, ठीक है, एनाकोंडा से फिर करेंगे। आई थिंक इन्होंने इंस्टॉलर नहीं दिया हुआ है, दे हैव रिमूव्ड द इंस्टॉलर। ठीक है, बस फिर एनाकोंडा से ही हम करेंगे। एनाकोंडा कर लीजिएगा भी इस लेक्चर में, एनाकोंडा के बगैर ही आप डेवलपमेंट कर लेंगे। ठीक है, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, अगर आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल्ड है तो आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन लिखना है और एक वर्जन आ जाना। मिस आपका इंस्टॉल हो गया? मैंने अनइंस्टॉल किया। गुड। हाँ, इंस्टॉल नाउ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन दें। हाँ नीचे बस ये आपने चेक कर दिया हुआ है, ऐड पाथ टू एक्सिस्ट, दोनों चेक कर दें। नहीं, दोनों को चेक करके आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, दोनों चेक मैंने बॉक्सेस इसको रीइंस्टॉल किया है लेकिन उसके बावजूद ये फाउंड नहीं है। को मैं अभी ये क्योंकि वो पाथ, पैथ में उस वक्त से ये आया था कि डिसेबल है, डिसेबल द पैथ। मैंने उसको डिसेबल तो नहीं किया ना। नहीं, I just मैं रिजॉल्व करता हूँ, हमारे पास भी 5 मिनट है, हम सबका पाइथन का इंस्टॉलेशन का इशू रिजॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, परफेक्ट, आपका इंस्टॉल हो गया। हाँ नहीं, सी एम डी सर्च करो। क्लोज कर दिया इसको। आप अब कमांड प्रॉम्प्ट में प्लीज जाके आप पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन करें, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ। गुड, क्या हो गया? एक्चुअली पाइथन नहीं, आई थिंक ये चल गया हुआ है, ये पाइथन 3.10.10 है। मैं कंट्रोल जी एग्जिट दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। पाइथन हाइफन हाइफन, ठीक है, इंस्टॉल। वो जो एक्चुअली था वो था, आप पाइथन के भी अंदर चले गए थे। हाँ, पाइथन ओपन हो गया था, तो वो भी हम करते हैं। गुड है, आपका हो गया, मैं अभी देख लेता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट आपके सिस्टम में बैश, व्हाट इज कॉल्ड इट, पावर शेल और शेल मैक में। अच्छा, आपने विंडोज के लिए इंस्टॉल करने दिया था? हाँ, मैक के लिए। तो वैसे ना पाइथन इंस्टॉल है आपके सिस्टम पे? मैं यहाँ पे सिर्फ आता हूँ बैश में, पाइथन। आपके सिस्टम में इंस्टॉल है और मैकबुक में पाथ के इशू नहीं होता है। ऑटोमेटिकली जब जुपिटर या एनाकोंडा करेंगे, दैट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट पाइथन फ्रॉम योर सिस्टम। पाइथन पाइथन नहीं,
I think MacBook it won't work. आपने बस Python डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया था, that's all. MacBook पे पाथ हमें सेट नहीं करने पड़ते. MacBook इंस्टॉलेशन बहुत आसान होती हैं. इशू पैदा है जिस स्टोरेज लाइक परफेक्ट. मैं अभी देख लेता हूँ. मैं अभी देख लेता हूँ. I think it's installed. Create. ठीक है. Python का पाथ है नहीं. Users. Yes. हाँ मैं कर. आप इंस्टॉल हो गया. मैं पाथ ऐड कर देता हूँ. हाँ प्लीज आप सिस्टम दे दें. थैंक यू. ऑनलाइन फेलोज की तरफ से इंस्टॉल हो गए पाइथन सबका. अगर किसी का इशू आ रहा है तो आप पेस्ट कर सकते हैं चैट में. सर ये हो गया इसमें. मैं पास कर देता हूँ. थैंक यू. अच्छा. मैं अभी आप पाइथन में चले गए हैं. हो गया. पाइथन इंस्टॉल्ड है विदाउट एनी.
मिस इंस्टॉल हो गया इसमें। आप प्लीज कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन रन करें एंड इंस्टॉल में लेट मी चेक दैट। मैं देखता हूँ पाइथन वाई वाई। हाँ नहीं नहीं, मैंने अभी इंस्टॉल किया। मैं अभी नहीं, इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल्ड है, इट इज वर्किंग फाइन। हाँ वो पाइथन में अंदर चली गई, आप बस कमांड प्रॉम्प्ट ऊपर बंद कर लें, वो इंस्टॉल हो गया। इस पे ना कुछ टैब्स बंद करें, बहुत ज्यादा टैब्स ओपन है एंड कमांड प्रॉम्प्ट ओपन ही नहीं हो रही जहाँ पे। अच्छा जी, शेर अफजल प्लीज गो अहेड। सर मैं पाइथन लॉन्चर ओपन करता हूँ लेकिन वो एक विंडो खुलती है प्रेफरेंसेस की। जी एक विंडो खुल रही है व्हाई नॉट प्रेफरेंसेस। यू शेयर योर स्क्रीन, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और वही इशू किसी और को भी अगर आ रहा होगा तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, स्टॉप करता हूँ और आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और वो इशू हम रिजॉल्व करते हैं। सर आपको नजर आ रही स्क्रीन? नहीं, आपकी स्क्रीन जो है ना वो शेयर नहीं हुई। सर अबाउट नाउ? अभी स्टार्ट हो नहीं, स्टार्ट हुई एंड देन इट स्टॉप। इस पे कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन नहीं हो रहा है। जरा एक्सेल को भी क्लोज कर दें प्लीज, अगर उसमें कोई बहुत बड़ा डेटा है जो ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी को। अच्छा खैर, मेजॉरिटी लोगों का पाइथन इंस्टॉल हो गया। क्लास के एंड पे भी मैं यहीं पे हूँ, क्योंकि आज अगर सिस्टम पे अभी पाइथन इंस्टॉल नहीं भी है दैट्स टोटली फाइन। हम गूगल को लैब के ऊपर डेवलपमेंट करेंगे बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद जो है ना वो अभी हम सीखते हैं, और क्लास के एंड पे जिनका पाइथन इंस्टॉल नहीं हुआ होगा वो क्लास के एंड पे लाजमी आज मुझसे इंस्टॉल करके अपने इश्यूज रिजॉल्व करवा के आपने जाना है। एंड इंस्टॉल हो गया। हम्म। अच्छा जी, शेर अफजल, अगर आपका पाइथन रिलेटेड इश्यूज था तो क्लास के एंड पे प्लीज आप जो ना वो 2 से 3 मिनट के लिए रुक जाइएगा, हम तब ठीक है रिजॉल्व सर। कर लेंगे। अभी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का, और पाइथन जो है ना वो हम सीखते हैं देख देख, ठीक है। लेट मी, ठीक है, एजेंडा डिस्कस कर लिया हमने कि पाइथन में 4 लेक्चर्स में नहीं बल्कि 6 लेक्चर्स में हम जो है ना वो कवर करेंगे। और पाइथन स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का या प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, और फिर उसके बाद बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर को भी डिस्कस करते हैं जो रेलिवेंट होता है प्रोग्रामिंग करते हुए काफी।
अच्छा जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंप्यूटर्स मशीन्स हैं और कंप्यूटर्स हमारी जुबान नहीं समझते। ठीक है, अब समझते हैं, इससे पहले नहीं समझते थे। कंप्यूटर्स, अगर मैं कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर डिस्कस करूं तो कंप्यूटर सिर्फ जीरोस और वंस, जो बाइनरी डिजिट्स हैं, जीरो मींस चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वन मींस के वहां पे चार्ज मौजूद है। सिर्फ जीरोस और वंस से ही सारी कंप्यूटेशन, सारी कैलकुलेशन हो रही होती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है, अगर मैं वो डिस्कस करूं, मैं यहाँ पे बोर्ड शेयर करता हूँ एंड वहां पे हम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर देखते हैं और फिर उसके बाद हम मूव करते हैं। बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारे पास क्या है, हम सिर्फ बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हमारे पास एक सीपीयू होता है, ठीक है, और एक हमारे पास मेमोरी होती है जिसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, मेन मेमोरी। ठीक है, और एक हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, और कुछ हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं और कुछ हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। सीपीयू जो कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, आपने टेक्स्ट बुक में आज तक देखते आ रहे हैं। सीपीयू में सिंपली दो यूनिट्स लगे होते हैं हमारे पास, कंट्रोल यूनिट जिसको सीयू कहा जाता है, और एक होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू जिसको कहा जाता है। सीपीयू क्या काम करता है, इसको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ओके, लेट मी रीशेयर। ठीक है, थैंक यू अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, अभी स्क्रीन विजिबल है, मैंने दोबारा स्टार्ट की है स्क्रीन शेयरिंग। सीपीयू, सीपीयू में हमारे पास दो मॉड्यूल होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक। कंट्रोल यूनिट का काम सिर्फ क्या होता है, हर इंस्ट्रक्शन को पकड़ना और एग्जीक्यूट करना। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो परफॉर्म करना, या लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, चेक करना इफ नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू, और इफ टू नंबर्स आर इक्वल। ऑपरेशन जो ना वो ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, अब जब भी एक प्रोग्राम, मैं जिसको कहता हूँ प्रोग्राम, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्राम और कुछ भी नहीं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अभी आज जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें भी देखेंगे 8-10 लाइनें लिखी होंगी, वो 8-10 लाइनें, 8-10 इंस्ट्रक्शंस हैं, और वो सारी इंस्ट्रक्शंस मिलके क्या बनाती हैं, प्रोग्राम। जब भी प्रोग्राम चलने लगता है, एग्जीक्यूट होने लगता है, तो वो कहाँ पे आके बैठता है, मेन मेमोरी में। ठीक है, जब भी प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना है तो प्रोग्राम मेन मेमोरी में आके बैठता है। जैसे ही प्रोग्राम मेन मेमोरी में बैठता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को कहता है कि भाई एक प्रोग्राम आ गया, उस प्रोग्राम को पकड़ो और उसको चलाओ। तो सीपीयू क्या करता है, उस एक प्रोग्राम में जितनी भी लाइनें या इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, एक एक लाइन को पकड़ता जाता है और उसको डी कोड करता जाता है, समझता जाता है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है, और अगर उस इंस्ट्रक्शन में कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन होना है तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भेज देता है। अब ये जो मेन मेमोरी है, इसको रैम भी कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें प्रोग्राम्स रैंडमली आके बैठते जाते हैं। मेमोरी इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें प्रोग्राम्स रैंडमली आके बैठते जाते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, और एग्जीक्यूट होने के बाद इस रैम में से उन प्रोग्राम को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आपके अभी कंप्यूटर में या मोबाइल में रैम कितनी है, 8 GB, 4 GB, 12 GB, इस तरह करके इसी रेंज में है। अब जब आप कोई भी गेम, कोई भी प्रोग्राम आप ओपन करते हैं, जैसे ही ओपन करते हैं वो प्रोग्राम अपना सारा डेटा, अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस लेके आकर रैम में बैठ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को नोटिस मिल जाता है कि ये नया प्रोग्राम चलने के लिए आ गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस प्रोग्राम को सीपीयू के पास एक एक इंस्ट्रक्शन भेजनी शुरू कर देता है और प्रोग्राम चलना शुरू हो जाता है। रिफ्रेश या क्लीन किया कभी आपने मोबाइल में, कहीं कभी क्लीन का बटन होता है या रिफ्रेश का विंडोज में बटन होता है, वो क्या काम करता है, वो ये काम करता है सिंपली, कुछ प्रोग्राम आए,
चलने के लिए रैम में बैठे, काम पूरा हुआ, निकले, ना कुछ डेटा वहीं पे छोड़ गए, ना कोई प्रोग्राम का हिस्सा वहीं पे छोड़ गए। तो समटाइम्स देखेंगे जब बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, प्रोग्राम बंद भी कर देते हैं, तो आपका जो ना वो डिवाइस थोड़ी सी स्लो होती है। जैसे ही रिफ्रेश या क्लीन करते हैं, डिवाइस तेज हो जाती है। तो वो क्या होता है, एक्चुअली रैम में जो कोई डर्टी डेटा या कोई डर्टी प्रोग्राम्स या कोई भी रिमेनिंग कुछ भी चीज पड़ी हुई है जो एग्जीक्यूट नहीं हो रही, उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। और कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपके मोबाइल जो थे उनमें अगर कम रैम लगी होती थी, 4 GB या 3 GB, बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन किया करते थे तो सारी एप्लीकेशन स्लो हो जाती थी। उसकी रीजन ये होती थी कि स्पेस होती थी रैम में थोड़ी, बहुत सारे प्रोग्राम चलने के लिए आके बैठ जाते थे, ट्राई करते थे कि हमने भी चलना है, हमें भी रैम में जगह दो। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर रैंडमली क्या करता था, कुछ प्रोग्राम्स को रैम से बाहर रखता है, कुछ को चलाता है, फिर इमीडिएटली उनको बाहर रखता है, पहले वाले को रैम में रख देता है। तो ये बार बार जो है ना ये थ्रैशिंग करनी शुरू कर देता है। प्रोग्राम रैम में रखा, बाहर किया। और मैं कॉलेज में जब भी ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक्सप्लेन कर रहा था तो मैं किचन की एग्जांपल देता हूँ। एक घर में बहुत सारे रूम्स है और बहुत बड़ी फैमिली रह रही है, और एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, 3-4 समझे के छोटे छोटे जो फैमिली के यूनिट्स हैं वो काम कर रहे हैं, किचन एक है। अब उस एक किचन में सारे लोग कुकिंग के लिए आ जाएं, सारे लोग अपनी अपनी रेसिपी के लिए जो सामान है उठा के लेके आ जाएं, तो क्या होगा, किचन में जो कुकिंग है वो सारे लोगों के लिए स्लो हो जाएगी। इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए काफी सारी जो ना, अच्छा किचन की ही एग्जांपल, 4-5 लोग हैं, वो अपनी अपनी रेसिपी का बहुत सारा सामान लेके कुकिंग करना चाह रहे हैं, और आप कोई भी मुझे लॉजिक बता सकते हैं कि सारे लोग एक ही वक्त में कर रहे हैं और किचन में स्पेस बहुत थोड़ी है, क्या करें? बर्नर ज्यादा रख लें, कंट्रोल्स होती है सीपीयू की, वो एग्जैक्टली यही चीज होती है। कभी आपने देखा है मोबाइल कंपनीज या कुछ कंपनीज करती हैं ऑक्टा कोर्स, 8 कोर्स होती हैं उसमें, टेट्रा कोर 4 कोर्स होती हैं उसमें, इट मींस वो 4 छोटे छोटे सीपीयूज दे देते हैं। गुड, ये एक है। बर्नर, बर्नर्स के अलावा सर लोगों ने ना कुकिंग करनी है, वो अपना अपना चीनी का एक पूरा जो बोरी है वो ले आए हैं, आटे की एक पूरी बोरी ले आए हैं, अब सारे लोग अपना अपना ढेर ढेर सामान ले आए हैं। इसका क्या हल करें? जगह है बहुत थोड़ी, कॉमन चीजें जो सारे प्रोग्राम्स ने यूज करनी है सिर्फ वो रखें। मतलब सब ने जो ना वो कुछ जो स्पाइसेस हैं वो यूज करने हैं, वो किचन में रखने, सारे लोग अपने अपने स्पाइसेस नहीं लेके आए। और एक और भी चीज बड़ी कॉमनली होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है, वो जो मैंने अभी बोरी की एग्जांपल दी ना, कि आटे की बोरी, चीनी की बोरी, वो सारी, उन्हें कहते हैं भाई सारी बोरियां ना लेके आओ, जितनी जरूरत पड़े चीनी की सिर्फ उतनी लेके आना, बाकी डेटा अपना आप कहाँ पे रखना, यहाँ पे, ये जो सेकेंडरी मेमोरी है हमारे पास यहाँ पे रखो, जिस डेटा की जरूरत है सिर्फ वो रखो रैम में, और अपनी इंस्ट्रक्शंस लेके आ जाओ, और सीपीयू वो वाली सारी इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अब हमें थोड़ा सा कंप्यूटर में कैसे प्रोग्राम चल रहा होता है, कहाँ पे वो आके बैठता है, और जैसे ही रैम प्रोग्राम चलना बंद होता है वो रैम से निकल जाता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम करते हुए आपने जब भी प्रोग्राम चलाना है तो साथ ही आपने टास्क मैनेजर ओपन करना है, और टास्क मैनेजर में आपने अपने सिस्टम की सीपीयू एंड मेमोरी जो ना वो उसको भी ऑब्जर्व करना है। मैं यहाँ पे अगर इसको मैग्नीफाई, ये मेरे पास अभी सीपीयू एंड मेमोरी, मैं मेमोरी पे क्लिक करता हूँ तो मेमोरी में कौन से प्रोग्राम्स हैं, टीम्स, क्रोम, SQL सर्वर है, ये बहुत विंडो के अपने बहुत सारे प्रोग्राम सर्विसेज रैम में बैठी हुई हैं और चल रही हैं रैम में, ठीक है। और कभी कभी जब मैं पाइथन में प्रोग्राम को ऐसा कल नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लूप्स करेंगे तो एक एग्जांपल भी देखेंगे, एक प्रोग्राम ना बहुत हैवी प्रोग्राम है जो स्पेस घेरे जा रहा है, स्पेस घेरे जा रहा है, तो वो देखेंगे कि यहाँ पे हम ये जो मेमोरी है ये आपकी ना इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, और अल्टीमेटली ये 100% पे पहुंच जाएगी। आप ऐसा ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो सारी मेमोरी घेर के बैठ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम देख लेंगे कि हमारे प्रोग्राम, बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर होगी, कंप्यूटर में प्रोग्राम क्या होता है और वो चलता कैसे है, रैम में आके बैठते। जी प्लीज। ये सवाल है कि मोबाइल फोन तो फॉर एग्जांपल सेल फोन दैट इज it also has a RAM of 6 GB. I read Samsung has a RAM of 6 GB. बिल्कुल, Samsung is quite fast, but Xiaomi is not. और सैमसंग से भी आगे जाएं तो आईफोन है, आईफोन की रैम और कम होती है और तेज होता है। तो
is it because कि जो पहले आपने बात की प्रोसेसेस को एक साइड मैनेज करना, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो मैटर कर रहा है। मैक में अभी सिर्फ 8 GB रैम लगी होती है और बहुत तेज चल रहा होता है, बहुत हैवी प्रोग्राम्स को चला रहा होता है। विंडोज में मेरे पास 32 GB है और थोड़े से मैं 2-3 और प्रोग्राम्स ओपन करूँ तो मुझे थोड़ी सी स्लोनेस फील होनी शुरू हो जाएगी। वो मैनेज कैसे करें, अपना किचन कैसे अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। but then again creating such a software is far more expensive. क्या That's चीज? why नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल, उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तेज है, उन्होंने बहुत कई साल लगा के उसको तेज बनाया है। उसकी जो पॉलिसीज है, स्केड्यूलिंग पॉलिसीज कहते हैं उसको, प्रोसेसेस को स्केड्यूल कैसे करना है चलने के लिए। और दूसरी चीज हार्डवेयर का भी डिफरेंस होता है, वो क्वालिटी के जो प्रोसेसर्स हैं वो बहुत अच्छे यूज कर रहे हैं, महंगे प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा जो ना वो हार्डवेयर, आपको पता है आपके फोन पे गोल्ड लगा होता है, गोल्ड बहुत अच्छा एक कंडक्टर होता है, तो वो हार्डवेयर के ऊपर भी डिपेंड करती है परफॉर्मेंस। सेम अगर मैं समझें कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, आपने Xiaomi की और सैमसंग की एग्जांपल दी, दोनों में एंड्रॉयड ही चल रहा है, लेकिन स्टिल सैमसंग थोड़ा सा तेज है, Xiaomi थोड़ा सा स्लो है। उसकी रीजन ये भी हो सकती है Xiaomi वालों का जो हार्डवेयर है वो इतना अच्छा नहीं है, उसमें जो उन्होंने मेमोरी के लिए चिप्स लगाई हुई है, जो उन्होंने प्रोसेसर बनाने के लिए चिप्स लगाई हुई है, वो इतनी अच्छी नहीं है। ये एक रीजन हो सकती है। ठीक है, और कोई सवाल, कोई कमेंट यहाँ तक? फिर हम मूव करते हैं, आज पाइथन पे आते हैं वापस, और पाइथन पे वापस आके हम करते हैं जुपिटर नोटबुक। मेरे कंप्यूटर में जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल्ड है, मैं जुपिटर नोटबुक ओपन करूंगा और आप सबके कंप्यूटर में जुपिटर इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, ये मेरी एक साजिश भी थी कि आज कोई भी डेवलपमेंट नहीं करे। अच्छा, आप सबके लिए गूगल को लैब है, मैं गूगल को लैब भी यहाँ पे ओपन करता हूँ और जुपिटर नोटबुक भी ओपन करता हूँ, दोनों बिल्कुल सेम है, उनमें कुछ भी रन करना हम देखते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे पास जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल्ड है, मैं जुपिटर नोटबुक ओपन करता हूँ अपने सिस्टम में करता हूँ, और ये जुपिटर नोटबुक ब्राउजर में ओपन करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास जैसे ही जुपिटर नोटबुक करता हूँ, एक ये मेरे पास जो होम स्क्रीन आती है जिसको मैं कह सकता हूँ, इसमें क्या होता है, मेरे ये सारे फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, ये डाउनलोड, डेस्कटॉप, ये नीचे कहीं पे ये सारे एक साथ आपके मेरे जो ना वो फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे इसी के साथ ही जुपिटर नोटबुक में मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, ये न्यू का बटन बिल्कुल एक साइड पे बना हुआ है। पाइथन 3, एक नई नोटबुक जो पाइथन बेस्ड नोटबुक में बनाना चाह रहा हूँ, पाइथन 3 पे क्लिक करूंगा, एक नई नोटबुक ओपन हो जाएगी और उस नोटबुक का इंटरफेस जो ना वो अभी आपके सामने आ गया। अब सेम यही गूगल को लैब पे करते हैं, आप सर्च करेंगे गूगल को लैब, ठीक है, और आपके पास ये कोलैब डॉट गूगल, ये वाली एक जो ना वो वेबसाइट आ जाएगी, गूगल कोलैब। गूगल कोलैब पे क्लिक किया, अगर तो फर्स्ट टाइम है आपका तो वो आपको साइन अप या साइन इन करने के लिए भी बोल सकता है, तो आपने सिंपली साइन इन, आपका जो भी ब्राउजर में गूगल का अकाउंट लगा हुआ है उसके जरिए आपने करना है, इट्स टोटली फ्री। और जब आपने वो कर लेना, मैं भी यहाँ पे ओपन को लैब पे जाता हूँ, ओपन को लैब पे बिल्कुल ये लिंक, लेट मी पेस्ट दिस लिंक इन चैट एज वेल, ये आप ये वाला एग्जैक्ट लिंक कॉपी भी कर लें, colab.research.google.com। and when you're signing up तो वो कह रहे Collab Pro pay as you go. नहीं, कोलैब प्रो नहीं, प्रो की जरूरत ही नहीं है हमें। कोलैब, हाँ, ओपन नोटबुक, ओपन नोटबुक, ये जो पहला पेज मैंने ओपन किया था उस पे ये ओपन नोट, ओपन कोलैब का ऑप्शन था, ओपन कोलैब। ठीक है, अदरवाइज ये लिंक हमारे पास है colab.research.google.com, colab.research.google.com। ठीक है, वहां पे गए, वहां पे आपको ये टॉप पे ही ये यहाँ पे कोड का जो ना वो ऑप्शन है, और कोड के ऑप्शन से पहले भी ना मैं एक नई नोटबुक यहाँ पे बनाता हूँ। नई नोटबुक में फाइल पे क्लिक करूंगा एंड न्यू नोटबुक, फाइल पे क्लिक किया एंड न्यू नोटबुक पे मैंने क्लिक किया, तो कोलैब में मेरे पास एक नई नोटबुक आ जाएगी, और उसका और मेरे पास जो जुपिटर में नोटबुक थी काइंड ऑफ सेम इंटरफेस होगा, सेम काम करेंगे हम, सेम इंटरफेस होगा। देखिए ये मेरे पास है जुपिटर नोटबुक है, एक सेल है, ये एक यहाँ पे इस तरह करके बना हुआ है,
और ये मेरे पास जुपिटर नोटबुक है, वहां पे भी एक सेल बना हुआ है। ठीक है, जुपिटर नोटबुक सब ओपन कर लें, अगर किसी से ओपन नहीं हो रही तो हम वो भी देख सकते हैं। होगी तीनों आपका हमार परफेक्ट, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। वाई नो, गूगल कोलैब ओपन होगी, गुड गुड। गूगल कोलैब आपका सर हुआ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, गूगल कोलैब पे इनको छोड़ दूँ, गूगल कोलैब पे आ जाए बस। ये अहमद, गूगल कोलैब ओपन हो गया, परफेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे आप गूगल कोलैब इंटरफेस देखते हैं। आप इसको पे क्लिक करने का मतलब क्या है, मीन्स के आप कुछ रिसोर्सेज दे, मेमोरी दे और सीपीयू दे। अगर आपने अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हो जिसकी नॉन ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में मेमोरी और सीपीयू का एक्सेस होना है। यहाँ पे जब मैं गूगल कोलैब काम कर रहा हूँ, कुछ लोग भाई करने के लिए सीपीयू और मेमोरी चाहिए। तो यहाँ पे रैम आ जाएगा एंड एलोकेटेड सीपीयू। विद इन फ्यू सेकंड मुझे एक थोड़ी सी मेमोरी और एक सीपीयू जो है वो एलोकेट हो जाएगा, और मैं वो देख भी सकता हूँ। ये देखें, रैम भी, हिस्ट्री, और इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे ये 12 GB रैम मिल गई है, ये 107 GB डिस्क मिल गई है, एंड बाय डिफॉल्ट एक सीपीयू भी दे देते हैं, और उसकी भी डिटेल हम यहाँ से देख सकते हैं। ये सीपीयू मुझे मिल गया, ठीक है। ये सीपीयू एक बेसिक उन्होंने दे दिया मुझे, वो ग्रीन हो गया। सिर्फ इसको रिसोर्सेज को क्लोज कर देते हैं, बस एक बार हमें रिसोर्सेज मिल गए, दैट्स ऑल, हमारा काम पूरा हो गया। कनेक्ट पे सिर्फ क्लिक किया मैंने, कनेक्ट पे क्लिक किया और मुझे रैम, सीपीयू और डिस्क तीनों चीजें मिल गई हैं। कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं जुपिटर नोटबुक पे भी आपको सेम जुपिटर नोटबुक फेस देखते हैं। यहाँ पे ये जो आपने सेल नजर आ रही है, सेल का एक सेल हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सो मैं मुझे यहाँ से हम सकते हैं। अब आप स्लाइड्स पे जाता है, स्लाइड्स पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा why Python is start we cannot hear you properly. Can you still Java सभी के लिए आवाज थोड़ा सा लैग है, इंटरनेट इशू है, मैं अभी बोल रहा हूँ और बाद में यहाँ पे इंटरनेट इशू होता है। सर जुपिटर को ओपन करता हूँ ब्राउजर में, अपने आप ही जुपिटर इंस्टॉल है आपके कंप्यूटर में? नहीं, जुपिटर फिर इंस्टॉल नहीं तो फिर ओपन नहीं होगा, अपने गूगल को लैब पे जाए। ओके, कंप्यूटर्स जो हैं वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वन को जो ना वो समझते हैं, बाइनरी को समझते हैं, और बाइनरी को नहीं समझते। ये बहुत मुश्किल होती है हमें वो वाली लैंग्वेज सीखने में। तो शुरू में जो लैंग्वेजेस बनी थी ना, वो वाली सारी लैंग्वेजेस थी बहुत, उस बाइनरी से एक लेवल ऊपर थी, लेकिन स्टिल बहुत मुश्किल थी। आपको डेटा मूव करना होता था एक जगह से दूसरी जगह में, मेमोरी में कुछ ये की कमांड, फिर आगे आप एड्रेस इसको देते थे, मेमोरी का एड्रेस, उनकी मेमोरी की खास लोकेशन, उसका एड्रेस बहुत ड्राउना साइट्स के साथ लिखा होता था। वो एड्रेसेस के साथ डील करती वो वाली लैंग्वेजेस कर रही थी, और आपको खुद जो है ना वो मेमोरी और सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे जाकर जो है ना वो प्रोग्रामिंग करनी पड़ रही थी। उसकी एक एग्जांपल लो लेवल लैंग्वेजेस या असेंबली लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है, जो इंसानों के लिए इतनी फ्रेंडली नहीं है। ह्यूमन उनमें प्रोग्राम करते हुए उनका सिंटेक्स या उनमें जो भी काम करना वो बहुत मुश्किल है। तो लैंग्वेज को और
आसान बनाते गए वही जो कोड्स थे उन्हीं कोड्स के लिए कोई इंग्लिश का एक वर्ड जो ना वो अच्छा सा रख लें। चलते चलते हम इतनी हाई लेवल लैंग्वेजेस हमने बना ली जो बहुत ह्यूमन फ्रेंडली है। कोई भी चीज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करनी है, डिस्प्ले करने के लिए क्या कोई लफ्ज सूटेबल हो सकता है? प्रिंट करनी है चीज स्क्रीन पे, प्रिंट। एग्जैक्टली पाइथन में काम जब हम कर रहे होते हैं तो सिर्फ प्रिंट लिखते हैं तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। ठीक है। इसी तरह कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, और भी जो भी आप काम कर रहे होते हैं, आप जैसे जो भी ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है उसी में आप वो काम कर लेते हैं। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेजेस उन लैंग्वेजेस को कहा जाता है जो ह्यूमन फ्रेंडली होती हैं, और लो लेवल लैंग्वेजेस उनको कहा जाता है जो कंप्यूटर फ्रेंडली होती हैं। अब कंप्यूटर को फ्रेंडली लैंग्वेजेस उन्हीं को अच्छे से जो ना वो रन कर सकता है। तो हमेशा हर हाई लेवल लैंग्वेज हमेशा पहले ट्रांसलेट होती है लो लेवल लैंग्वेज में और फिर कंप्यूटर के ऊपर चलती है। मैंने पाइथन में सिर्फ प्रिंट लिखना है, वो प्रिंट पहले किसी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी, फिर असेंबली में, फिर उसका कोड जनरेट होगा, बाइनरी कोड, और फिर वो कंप्यूटर पे चलेगी। तो हम काम हाई लेवल लैंग्वेज में ही करेंगे। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि कंप्यूटर को वो लो लेवल लैंग्वेज में कैसे जाता है, वो हम अपना काम करेंगे और सीखेंगे। वाई पाइथन? पाइथन बिगिनर फ्रेंडली, अभी मैंने रीजन बता दिया कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत जो ना वो आसान लैंग्वेज है। डेटा साइंस में पाइथन ही यूज होती है। डेटा साइंस में जितने भी टूल्स, लाइब्रेरीज, जो भी डेटा साइंस में आप काम करना चाहें वो पाइथन में ही हो सकता है। कुछ और लैंग्वेजेस में भी मुमकिन होता है, लेकिन इतनी सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, इतनी जो ना वो डिफरेंट जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क आप डेटा साइंस में करना चाह रहे हैं वो पाइथन में ही होते हैं। पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मैक के ऊपर भी चल रही है, विंडोज के ऊपर भी चल रही है पाइथन। तो किसी भी एक मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड एंड इजी टू डिबग, डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आज हमने ये प्रोग्रामिंग सीखनी है तो उसमें ये क्लियर हो जाना है। इंटरप्रेटेड इंटरप्रेटेड भी क्लियर हो जाता है जब हम सीखेंगे। इसकी एप्लीकेशंस अभी तो वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, सर्वर डेवलपमेंट, क्लाउड डेवलपमेंट, डेटा रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है सारी पाइथन में हो रही है। और इंटरेस्टिंगली ये है कि हमारे जो एनुअल इंक्रीमेंट अभी लगने थे उसमें हमारे फ्रंट एंड डेवलपर्स को हमारे बॉस ने कहा कि पाइथन सीखो तो आपका इंक्रीमेंट लगाऊंगा। पाइथन की इतनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमारी कंपनी में पाइथन एक्सटेंसिवली यूज हो रही है। तो बहुत सारे पाइथन डेवलपर्स फ्रंट एंड डेवलपर्स के साथ क्लोजली काम करते हैं। तो बॉस ने कहा कि वाई नॉट, फ्रंट एंड डेवलपर्स के ऊपर बोझ कम है तो आप पाइथन भी अभी सीखो कुछ महीनों में, और फिर आप पाइथन एंड फ्रंट एंड दोनों इकट्ठे किया करो। ठीक है। बातें कम, काम ज्यादा। वापस आ जाते हैं जुपिटर नोटबुक पे, और वहां पे कुछ काम करके देखते हैं हम। मैं जुपिटर नोटबुक पे जाता हूँ और जुपिटर नोटबुक के ऊपर सबसे पहला प्रोग्राम जो हम लिखते हैं, स्क्रीन के ऊपर कुछ डिस्प्ले करना है। स्क्रीन के ऊपर कुछ डिस्प्ले करना है। मैं सिर्फ लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है। जैसे मैंने लिखा है अभी आप इसको एज इट इज कॉपी करें। मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। प्रोग्रामिंग में सबसे पहला जो ना वो हेलो वर्ल्ड, आज से 10 साल पहले 2014 में मैंने फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग की। हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट किया, मेरा अपना बेबी स्टेप मुझे याद आ गया। ठीक है। और वो चला नहीं था प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड लिख लिया, वो C++ में था। अच्छा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड सिर्फ लिखा मैंने, ये जो एक काम मैंने किया ना कि प्रिंट लिखा, फिर उसके बाद ये मैंने दो राउंड ब्रैकेट्स लगाई, फिर फॉर्म्स में कुछ लिखा। फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने के लिए खास क्या होता है उसको कहते हैं सिंटैक्स। आपने इस लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो करना हो, तो कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं, कोई यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो लैंग्वेज ने पहले से बताया होगा कि ऐसे ऐसे काम करोगे तो ऐसे काम हो जाएगी। वो जैसे काम करना होता है उसको कहा जाता है सिंटैक्स। मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट्स नहीं लगा था, कोई एरर आएगा, प्रिंट नहीं होगी ये स्टेटमेंट, ये सिंटैक्स एरर कहलाएगा। आपने उस लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया। तो मैंने लिखा प्रिंट और उसका सिंटैक्स लिखा और हेलो वर्ल्ड लिखा।
आप सारे लोग मौजूद हैं गूगल को लैब में, व्हाई नॉट आई आल्सो गो टू गूगल को लैब। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे आपके पास ही ये प्ले का बटन बना हुआ है साथ ही, प्ले करें इसके ऊपर तो ये प्ले होगा और नीचे क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहला प्रोग्राम हमने लिख लिया अपना। गुड। प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनके लोग भी जो ऑनलाइन फेलो जो साथ साथ स्क्रीन शॉट शेयर करते रहे। ठीक है, मैं वापस आता हूँ और अब ये जो एक सेल मैंने एग्जीक्यूट किया है, ये इस सेल को कहते हैं एग्जीक्यूटेबल सेल। और एग्जीक्यूटेबल सेल के अलावा भी सेल की कुछ टाइप्स होती हैं। मैं यहाँ पे जो है ना वो एक नया सेल बनाना चाह रहा हूँ, प्लस यहाँ पे मैंने इसको ये सेल की टाइप होती है। मैंने एक टेक्स्ट सेल अगर यहाँ पे एक टेक्स्ट सेल आ जाएगा। इनके सेल्स की दो टाइप्स हैं, एक कोड सेल है जिसमें हम कोड लिखते हैं तो कोड चलता है एग्जीक्यूट होता है। एक टेक्स्ट सेल है, कभी कभी कोड लिख लेते हैं तो साथ हमने कुछ जो है ना वो हेडिंग्स भी देनी होती है, सेक्शंस देने होते हैं, एक्सप्लेन करना होता है, या जो आउटपुट आई है वो एक्सप्लेन करनी होती है। तो फिर हम कोड सेल नहीं लगाते बल्कि कौन सा सेल लगाते हैं, टेक्स्ट सेल लगाते हैं। और टेक्स्ट सेल में जो है ना वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये, ठीक है। ठीक है, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ या सिंपली मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया, ये आई लर्न हाउ टू राइट प्रोग्राम इन पाइथन टुडे। ठीक है, तो दो टाइप्स है हमारे पास, एक टाइप है कोड सेल और एक टाइप है हमारे पास टेक्स्ट सेल। जुपिटर नोटबुक पे आता हूँ तो वहां पे भी हमारे पास ये एक सेल है, उसकी टाइप में यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, कोड और मार्कडाउन। मार्कडाउन हमारे पास नॉर्मली टेक्स्ट सेल होते हैं। कमांड जो चलनी है एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी मर्जी का कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो हम टेक्स्ट सेल में लिख सकते हैं। ठीक है, कोड एंड टेक्स्ट ये दोनों हो गए। यहाँ पे मार्कडाउन में इसको कर दूंगा और अब इसको रन करूंगा तो ये रन नहीं हुआ बल्कि एज अ टेक्स्ट क्रिएट हुआ है, और स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो सिर्फ टेक्स्ट नजर आया। जुपिटर पे रन करने के लिए हमारे पास जो है ना वो इसी सेल को मैं कोड सेल बनाता हूँ। दो मेथड्स हैं, एक तो हमारे पास ये यहाँ पे रन का प्ले का बटन लगा हुआ है उससे, और दूसरा हमारे पास शॉर्टकट की है शिफ्ट एंटर। यहाँ पे गूगल कोलैब में भी मैं अगर इस प्ले बटन पे क्लिक नहीं करूं और मैं शिफ्ट एंटर करूं तो वो सेल रन हो जाएगा। तो नॉर्मली ये की हैंडी आती है, आप जब भी डेवलपमेंट कर रहे हो तो शिफ्ट एंटर से अपने कोड्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो शिफ्ट एंटर से मैं रन करूंगा। अच्छा, इसकी मैं वो टेक्सिंग दिखा रहे हैं जो टेक्स्ट जो ये मैं यहाँ पे ये मैंने हैश शुरू में बस लिखा था ताकि थोड़ा बोल्ड हो जाए। ठीक है, नहीं गूगल कोलैब ये वैसे दोनों सेम है, मैं दोनों को साथ साथ इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ ताकि जब आप जुपिटर नोटबुक पे हैं तो आपको कोई इशू नहीं हो। ठीक है जी। सर टुडे पे वो साइंस किस लिए लगाए थे? टुडे पे साइन बोल्ड होने के लिए वो उसने वैसे खुद ही लगा दिए थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको राइट करता हूँ तो आई थिंक बोल्ड करता हूँ तो ये देखें डबल साइन से वो डबल बोल्ड हो जाता है। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो राइट जो है ना वो डबल बोल्ड है एंड टुडे इटैलिक्स में चला गया, तो सिंगल एस्टेरिक इटैलिक में। टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करना है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी सिर्फ हमने अपना पहला प्रोग्राम लिख लिया, प्रिंट वर्ड से प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और अपना हमारा प्रोग्राम चल गया। ठीक है, किसी का कोई इशू यहाँ तक? सर ये जो आपने टेक्स्ट वाला बताया ये बेसिकली उसके लिए अपने लॉग्स के लिए, अपनी आसानी के लिए, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। हाँ ये एग्जीक्यूट कोड नहीं हो रहा, ये बस वहां पे हेडिंग या टेक्स्ट आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। इंटेल साइंस
ठीक है जी। अच्छा जी, वापस आते हैं स्लाइड्स पे और यहाँ पे लेट मी क्लोज दिस। ओके, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हो जाए। कुछ टर्मिनोलॉजीज के हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं और कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं। स्टेटमेंट एक लाइन पूरी जो होती है, जो एग्जीक्यूट होती है, वो उस पूरी लाइन को एक स्टेटमेंट कहूंगा। अभी मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी थी जो चलाई हमने? प्रिंट हेलो वर्ल्ड। वो जो पूरी लाइन है, उस पूरी लाइन को प्रिंट हेलो वर्ल्ड को एक स्टेटमेंट कहता हूँ। किसी भी लैंग्वेज में जो एक एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन होती है, जो एक लाइन ऑफ कोड होता है, वो स्टेटमेंट कहलाता है। यहाँ पे ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, x इज इक्वल टू 10 है, इफ समथिंग दिस एंड दिस, तो वो इस तरह करके हमें नजर आ रही है। फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस होते हैं जो इवेल्युएट होते हैं, जो असाइन होते हैं कहीं पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किया x इज इक्वल टू 5, तो 5 मेरा एक एक्सप्रेशन या एक वैल्यू थी, वो मैंने x में असाइन या x में मैंने कॉपी की। इसको अभी एक्सप्लेन करना है हमने। यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये सारी लाइन एक स्टेटमेंट है। x प्लस 3 जो ना वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन है जो इवेल्युएट होता है। x में 5 होगा, 5 प्लस 3 8 होगा, और 8 की वैल्यू चली जाएगी y में। ठीक हो गया? क्लियर हो गया ये स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन? डिफरेंस क्या है? स्टेटमेंट पूरी लाइन को कहा जाता है, एक्सप्रेशन कोई भी इवेल्युएट या कोई भी जो चीज इवेल्युएट होती है और कहीं पे साइन होती है या कॉपी होती है। जैसे सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, पार्ट है। स्टेटमेंट का पार्ट, बिल्कुल कह सकते हैं। हेलो वर्ल्ड में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया ना, उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं था, उसमें सिर्फ एक लाइन थी, स्टेटमेंट थी। और एक्सप्रेशन क्या था? कोई भी इवेल्युएट हुआ, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है, कोई भी असाइनमेंट हो सकता है, वेरिएबल्स पे भी आने लगे हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, जब भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो प्रोग्रामिंग करते हुए वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, किचन में जाना और किचन में कहीं पे अपनी अपनी चीजें रखना और उनके ऊपर अपनी कुकिंग करना। जब भी कोई प्रोग्राम चलता है तो वो प्रोग्राम किसी डेटा के ऊपर काम करता है। सिंपल एक कैलकुलेटर ही देखें तो वो कुछ नंबर्स को प्लस करता है, कुछ नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करता है। वो नंबर्स कहीं पे स्टोर होते हैं ना, वो रैम में, मेमोरी में नंबर्स कहीं पे स्टोर करूंगा, फिर ही उन नंबर्स को एक्सेस करके उनके ऊपर मैं एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो वो किसी लोकेशन के ऊपर, किसी जगह के ऊपर उस डेटा को स्टोर करना, वो जो लोकेशंस होती हैं जहां पे डेटा स्टोर किया जाता है, उन लोकेशंस को हम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स कुछ भी नहीं, सिर्फ मेमोरी लोकेशंस हैं जिनके कुछ नाम है। लोकेशन का नाम क्यों दिया जाता है? लाहौर में भी आपके घरों के नाम क्यों है? क्यों रखे? यूनिक है और एक्सेस करने के लिए। आपने कोई पोस्ट आनी है, घर का नाम ही नहीं है, पोस्ट कहाँ जाएगी? आपके घर से कुछ पिक करना है, आपके घर का एड्रेस ही नहीं है, कहाँ से पिक करें? डिफाइन ना पाथ एग्जैक्टली, कोई एक उसका जो ना वो किसी जगह के ऊपर हम वो स्टोर करते हैं, तो उस जगह का नाम रख लेते हैं। जगह पे डेटा स्टोर किया और उस जगह का नाम रख लिया, एक वेरिएबल बना लिया, दैट्स इट। ठीक है। यहाँ पे ये जो काम मैंने किया, x इज इक्वल टू 5, मेमोरी में एक डब्बा बना छोटा सा, उसका नाम क्या रखा गया? x, और उस डब्बे में वैल्यू क्या रखी गई? 5। अब मैं हर बार जब भी x को प्रिंट करूंगा, जब x में कुछ ऐड करूंगा, तो वो जो उस डब्बे की वैल्यू होगी वो मेरे पास आएगी। तो x में 5 पड़ा होगा, तो 5 में क्या ऐड होगा? 3। 5 प्लस 3 8, और 8 एक और बॉक्स में चला गया, किस बॉक्स में? y में। और मैं बॉक्स बार बार नहीं कहूंगा, डब्बा नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा? वेरिएबल। और जब मैं वेरिएबल कहूंगा तो आपने अल्टीमेटली माइंड में दौड़ाना है, एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है सिर्फ, वहां पे ये डेटा पड़ा हुआ है। तो बजाय इसके कि वो ड्राउने एड्रेसेस 0x24A5 के साथ वो एड्रेसेस याद रखें मेमोरी के, प्रोग्रामिंग ने हमें सहूलत दी कि आप एड्रेस याद ना रखो, आप उसको अपना नाम दे दो और बाद में सिर्फ अपने उस नाम से उसको यूज कर लो, मैनिपुलेट कर लो। अब हम करें, वापस आए जुपिटर नोटबुक पे, और जुपिटर नोटबुक पे आके हम सिर्फ x इज इक्वल टू समथिंग रखें, x इज इक्वल टू 10, और इसको मैं रन करता हूं। ये सेल चला, मेमोरी में x के नाम से जो ना वो एक बॉक्स बनाया और वहां पे 10 रख दिया।
तो आपने अपना एक वेरिएबल भी बना लिया, आप डिफाइन कर दिया। एक्स की वैल्यू 10 है, वेरिएबल भी बन गया, उसकी वैल्यू डिफाइन भी होगी। एक्स में 10 है, प्रिंट करें एक्स को, कि एक्स में क्या है देखें, कंप्यूटर ने कुछ हमारे साथ कुछ वो गलत ना कर दिया हो, मैं 10 रखूं वो 100 कर दे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, और अब सिर्फ किसी एक वेरिएबल को प्रिंट करना होता है तो उसके लिए जो सिंटेक्स है, मैं डबल कोट्स में नहीं लिखता बल्कि सिर्फ एक्स लिख देता हूँ, प्रिंट एक्स, और इसको रन करता हूँ। तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए था? 10। 10 डिस्प्ले हो गया। मैं यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करता हूँ, 10 की बजाय ये 20 कर देता हूँ और उसको रन करता हूँ। अब वो जो x के नाम से बॉक्स था उसमें 20 चला गया। अब दोबारा मैं x को, मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम अपने वेरिएबल्स बना सकते हैं। वेरिएबल में सिर्फ ये नंबर्स नहीं रखे जा सकते, वेरिएबल में और भी बहुत सारा डेटा रखा जा सकता है, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं हम। मैं अपना एक वेरिएबल बनाए नेम, और उसमें अपना नाम जो है ना वो रखें। मैं नहीं बताने वाला, आप करें। नेम सिंपल, x इज इक्वल टू 20, नेम इज इक्वल टू नौमान, सिर्फ ये करें और फिर प्रिंट करें। अच्छा, हाँ मैं अभी इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ।